स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो शुरू करते हैं। एक स्मॉल विलेज था तंजानिया का, जो अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। वहाँ पे एक बच्ची थी जिसका नाम था मुम्बा। वो सुबह जल्दी उठती थी और उसे जो है कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पानी लाने के लिए, और वहाँ से कई घंटों के बाद पानी लेकर आने के बाद में वो अपने भाई की मदर की हेल्प करती थी हाउस में, घर के कुछ काम में। फिर अपने ब्रदर को ज्वाइन करती थी बकरियों की जो है देखभाल करने में। उसके फैमिली के पास में सिर्फ एक जो है पथरीले लैंड पे थोड़ा सा जो है ज़मीन का टुकड़ा था उनके झोपड़ी के बाजू में। उसके पिताजी जो है बड़े मुश्किल से वहाँ पे कुछ मकई और कुछ जो है दालें उगा सकते थे, और वो भी उनके लिए जो है इनफ नहीं होती थी, उनकी फैमिली को जो साल भर जो है इनफ नहीं होती थी। दूसरा जो केस है वो है पीटर नाम का लड़का है जो रहता था बिल्कुल बीच में शिप रियरिंग रीजन के न्यूजीलैंड में। उसकी फैमिली वूल प्रोसेसिंग यूनिट फैक्ट्री चलाती थी। जब भी वो स्कूल से वापस आता था तो पीटर अपने अंकल को देखता था शीप की जो है देखभाल करते हुए। उनका जो शिप यार्ड था तो एक बहुत ग्रासी प्लेन पे था जिसके दूर जो है पहाड़ियाँ थी, और वो जो है शिप रियरिंग बिजनेस साइंटिफिक तरीके से चलाते थे। पीटर की फैमिली वेजिटेबल्स भी उगाती थी ऑर्गेनिक तरीके से। मुम्बा एंड पीटर की दोनों की जो है अलग अलग पार्ट में रहते हैं वर्ल्ड के, और उनकी लाइफ बहुत जो है एक दूसरे से अलग है। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ लैंड। तो ये डिफरेंस क्यों है? दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ लैंड। पहला, क्योंकि अफ्रीका में जैसा हमने देखा था, जो मुम्बा के परिवार के पास में एक रॉकी लैंड था, तो वहाँ पे जो है कल्टीवेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाता था। और यहाँ पे पीटर के फैमिली के पास में जो है एक ग्रासी लैंड है, बहुत सारी घास है, तो वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री अच्छे से हो सकती है। सॉइल की क्वालिटी, वाटर, सूखी जगह यानी कि वहाँ पे पानी की कमतरता होंगी, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। कई जगह पे आप देखोगे कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी के होने की वजह से जो है वो देश उतना डेवलप नहीं कर पाता है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया। हमारे पास पानी भी बहुत है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है। और दूसरा जो है कंडीशन हम लेते हैं इजराइल की। इजराइल जो है एकदम सूखा सा एरिया है, लेकिन वहाँ पे जो है बहुत अच्छे से कल्टीवेशन जो है फार्मिंग करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। वहाँ पे वो जो है ड्रिप इरीगेशन का इस्तेमाल करके। आप अगर देखोगे अगर वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं होती तो वहाँ पे बिल्कुल जो है फार्मिंग की कंडीशन ही नहीं है इजराइल में। तो टेक्नोलॉजी से ऐसा कुछ हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं लैंड। लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। तो लैंड को क्यों जो है सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स कहा गया है? क्योंकि लैंड लिमिटेड है, हम लैंड को जो है बना नहीं सकते खुद। इट कवर ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। तो सिर्फ अर्थ सरफेस का 30% एरिया जो है लैंड कवर करता है। एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेड। तो पूरे के पूरे जितना भी लैंड है हर जगह पे वहाँ पे इंसान नहीं रहते। ये लिमिटेशंस क्यों है देखते हैं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। तो अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो लैंड और क्लाइमेट के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से है। जैसे फॉरेस्ट में आप देखोगे तो वहाँ पे जो है पॉपुलेशन कम रहेंगी, और जहाँ पे शहरों में वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहेंगी। आगे देखते हैं द रफ टोपोग्राफी। जैसे जहाँ पे बंजर एरिया है, रेगिस्तान एरिया है, वहाँ पे जो है कम रहेंगी। जहाँ पे स्टीप स्लोप है तो दो टाइप के स्लोप रहते हैं। एक जैसे ये पहाड़ मान लीजिए, एक पहाड़ है, यहाँ का जो है अब ये स्लोप है, ये जेंटल स्लोप रहेगा ऐसा कुछ, ठीक है। और एक ये दूसरा पहाड़ है, उसका जो स्लोप है ऐसा सीधा है एकदम, तो इसे कहते हैं स्टीप स्लोप ऑफ माउंटेन। तो यहाँ पे जो है तो रहने लायक एरिया नहीं, यहाँ पे कोई रह नहीं सकता। लो लाइंग एरिया जहाँ पे पानी जो है भर जाता है, जैसे आप देखोगे वेस्ट बंगाल के पास में लो लाइंग एरिया है, तो थोड़ी सी बारिश है तो वहाँ पे बाढ़ आ जाती है ब्रह्मपुत्र की वजह से, तो वहाँ पे जो है रहना मुश्किल है। पूरा के पूरा जो बांग्लादेश है वो लो लाइन एरिया में, इसलिए जब भी रेनी सीजन में ब्रह्मपुत्र से ज़्यादा पानी आता है तो बांग्लादेश जो है फ्लडेड हो जाता है, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है।
डेजर्ट एरिया में वहाँ पे जो है खेती नहीं कर सकते, तो वहाँ पे लाइफ जो है हार्ड है, खेती नहीं है, दूसरे फिर ऑक्यूपेशन भी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन कम रहती है। ठीक फॉरेस्ट एरिया, जंगल में, तो जंगल में भी जो है वहाँ पे पॉपुलेशन कम रहती है या नहीं रहती है। प्लेन्स एंड रिवर वैली ऑफन सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। प्लेन्स और जो रिवर वैली में है वहाँ पे जो सूटेबल लैंड है एग्रीकल्चर के लिए। ऐसा क्यों? प्लेन्स में सीधा मैदान होता है, तो वहाँ पे आप जो है ट्रैक्टर चला सकते हो, आराम से जो है खेती कर सकते हो और जो है घर आराम से बना सकते हो। आप कभी हिमाचल गए होंगे या हिमाचल के फ़ोटोज़ देखेंगे तो वहाँ पे जो है लोग अलग अलग पहाड़ियों पे रहते हैं, तो वहाँ पे जो लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे जो है काम करने के लिए। और आप प्लेन में देखोगे, जैसे चंद्रपुर एक प्लेन पे है, तो सीधा सीधा है, यहाँ पे आसपास में घर है, दूसरे फैसिलिटी अच्छे से मिल जाती है। रिवर वैली, रिवर के आसपास का जो एरिया रहता है तो बहुत फर्टाइल रहता है, तो वहाँ पे खेती के लिए आसानी है, रिवर के पास से पानी मिल सकता है। रिवर जो है ट्रांसपोर्टेशन का एक साधन है, शिप से जो है कनेक्ट कर सकते हैं हम दूसरे एरिया को। एंड दिस आर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। लैंड का यूज़ देखते हैं। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। लैंड के जो है डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है, सच एज पहला है एग्रीकल्चर, खेती के लिए, दूसरा है फॉरेस्ट्री के लिए, जंगल के लिए, तीसरा है माइनिंग के लिए। माइनिंग का तो आप देख सकते हो, चंद्रपुर के आसपास में इतने कोल माइंस है, तो माइनिंग का एग्जांपल आप आराम से अपने आसपास में देख सकते हो। बिल्डिंग हाउस, जो घर बनते हैं वो भी ज़मीन पे ही बनते हैं। रोड भी जो है ज़मीन पे ही बनता है। सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ भी जो बनती है वो ज़मीन पे बनती है। और क्या लैंड का यूज़ हो सकता है? शीप रेयरिंग, जैसा हमने देखा था पीटर के केस में, तो जानवरों को जो है पालने के लिए, तो एनिमल हस्बेंड्री उसे कहते हैं। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर। तो ज़मीन का जो यूज़ है तो उसके फिजिकल फैक्टर की वजह से रहेगा कि ज़मीन कैसी है, हाइट पे है, पहाड़ पे है, उसकी ये जो टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, उसके ऊपर ज़मीन का यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल कहीं बंजर ज़मीन है तो वहाँ पे आप खेती करने का सोचोगे? नहीं। कहीं पहाड़ है तो पहाड़ के एकदम टॉप पे आप जो है इंडस्ट्री डालने का सोचोगे? नहीं। तो जो है यूज़ ऑफ लैंड जो है फिजिकल फैक्टर्स की वजह से डिटरमाइन होता है, जैसे टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट। तो सॉइल को देख के आप उस टाइप की खेती करोगे। जहाँ पे ब्लैक सॉइल है आप वहाँ पे कॉटन की जो है खेती करोगे, आप वहाँ पे राइस की खेती करोगे, आप वहाँ पे शुगर केन की खेती करोगे। और जो दूसरे वीट की खेती के लिए जो है तो आप एलुवियल सॉइल को प्रीफर करोगे। मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी अवेलेबल है वहीं जो है आसपास में गांव बसते हैं, क्योंकि पानी का ट्रांसपोर्टेशन करना जो है आसान हो जाए। मिनरल्स, जहाँ पे मिनरल्स रहेंगे वहाँ पे इंडस्ट्रीज डलेंगी। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द लैंड यूज पैटर्न। जहाँ पे पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे हम ज़्यादा जो एरिया किस चीज़ को देंगे? घर बनाने को देंगे। सबकी ज़रूरत घर है, फिर घर के बाद में लोगों को खाना भी लगेगा, तो उसके लिए जो है एग्रीकल्चर को देंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया जो है एग्रीकल्चर लैंड के लिए 57% अपना जो है ज़मीन दिया है इंडिया ने। और ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रास लैंड अच्छे है तो वहाँ पे उसने जानवर पालने के लिए, पास्टोरियल के लिए 56% जो है दिया है ज़मीन। जापान में फॉरेस्ट के लिए 67% है, और कनाडा में देंगे अदर यूज़ के लिए जो है 52% है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अफ्रीका के देश में आप जाओगे वहाँ पे तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी है, तो शायद वहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज नहीं देखेंगे। और वहीं आप यूरोप के देश में जाओगे जहाँ पे टेक्नोलॉजी है तो वहाँ पे जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आपको दिखेंगे और वो जो है सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो लैंड यूज इस चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। लैंड कैन ऑल्सो भी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। तो जहाँ पे आप रहते हो, आपका घर या आपकी जो दुकान है, तो ये है प्राइवेट लैंड। कम्युनिटी लैंड यानी क्या हो गया? आपके आसपास के जो पार्क्स हैं वो कम्युनिटी लैंड जैसे है, फॉर एग्जांपल सिटी के लिए। और गांव में आप जाओगे तो प्राइवेट लैंड जो है उनकी खेती जो है वो उनकी प्राइवेट लैंड है, उनका घर उनका प्राइवेट लैंड है। और कम्युनिटी लैंड क्या है? तो एक जो है खुली जगह रहती है जहाँ पे वो भेड़ बकरियाँ चराते हैं और जो है दूसरा नहीं कम्युनिटी के काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट लैंड इज ओन बाय द इंडिविजुअल, वेयर एज द कम्युनिटी लैंड इज ओन बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट, नट्स एंड मेडिसिनल हर्ब। तो कम्युनिटी
लैंड का इस चीज़ों के लिए भी काम होता है, कलेक्शन ऑफ फॉडर, चारा जमा करने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए, अगर वहाँ पे कोई पेड़ लगते हैं तो कोई भी फ्रूट्स ले सकता है। कम्युनिटी का है, नट्स, मेडिसिनल हर्ब, दिस कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिटी प्रॉपर्टी रिसोर्स। तो ये कम्युनिटी की लैंड है तो इसको कम्युनिटी प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहा जाता है। पीपल एंड देयर डिमांड आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। इंसानों की जो डिमांड है वो हमेशा बढ़ती रहेंगी, पॉपुलेशन भी बढ़े, डिमांड भी बढ़ती रहेंगी। सबको कपड़ा चाहिए, सबको खाना चाहिए, सबको खुद का घर चाहिए, तो ये सब जो है लैंड पे डिपेंड करता है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बिल्कुल, ज़मीन की क्वालिटी हर जगह जो है डिफ़र करती है। कहीं जो है फर्टाइल रहेंगी, कहीं जो है अनफर्टाइल रहेंगी, कहीं जो है टोपोग्राफी अलग रहेंगी। पीपल स्टार्ट इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरिया, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया में क्या हो चुका है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है तो लोगों को घर बनाने हैं, लोगों को अपनी इंडस्ट्री खोलनी है, तो अर्बन एरिया में लोगों ने जो है कॉमन लैंड के ऊपर कमर्शियल एरिया शुरू कर दिया है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स शुरू कर दिया है। आसपास में आप देख सकते हो चंद्रपुर में कई जगह ऐसी है जो जिसे नजुल की जगह भी कहा जाता है, गवर्नमेंट की जगह है, वहाँ पे लोगों ने जो है कब्जा करके जो है बैठ गए और वहाँ पे अपना घर बना लिया। आप ऐसे जो है रेलवे जो पटरी के पास में जो है छोटे मोटे जो कच्चे मकान हैं वो देख सकते हो, और कई जो है जंगल एरिया के पास में घर है वो देख सकते हो। तो वो शहर में ऐसा है, वहाँ पे कमर जो है हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बन गए हैं। टुडे द वास्ट चेंज, और रूरल में क्या हुआ है, रूरल एरिया में कॉमन जो है लैंड को एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए बढ़ा दिया गया है। सबकी जो है गांव में अपने एग्रीकल्चर जो है अपनी खेती बढ़ाना चाहते हैं तो कॉमन लैंड के ऊपर उन्होंने अतिक्रमण कर लिया है। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी। तो लैंड यूज पैटर्न हमारे कल्चरल चेंज को भी दर्शाता है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट टू द इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो लैंड डिग्रेडेशन, इसका एग्जांपल आप देख सकते हो पड़ोली के आसपास के एरिया, वहाँ पे जो है ज़मीन के ऊपर कोयला डाला जाता है। अगर एक टाइम पे वो एग्रीकल्चर लैंड होगा, अभी कोयला वहाँ पे डाल दे रहे हैं तो उसकी जो है फर्टिलिटी चले जाएंगी, तो लैंड वहाँ का डिग्रेड हो जाएगा। अब वो जो है खेती के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। लैंडस्लाइड कहाँ पे होती है, लैंडस्लाइड होती है पहाड़ी एरिया में। आप हिमाचल में देखोगे, उत्तराखंड में देखोगे, वहाँ पे लैंडस्लाइड होती है। पहाड़ के ऊपर से जो है मिट्टी पत्थर गिर जाते हैं, फिर जो रास्तों पे आ जाता है और वहाँ से ट्रैफिक का जाना। आपने मूवीज़ में भी ऐसा देखा होगा, सॉइल इरोजन, मिट्टी बह जाती है पानी के साथ साथ, हवा के साथ बह जाती है, सॉइल इरोजन। डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थिंग। डेजर्टिफिकेशन क्या, अगर आप देखोगे कि एक फॉरेस्ट एरिया का पूरा अगर पेड़ काट देते हैं तो वहाँ पे जो है एक टाइम के बाद में सॉइल इरोजन होने के बाद में डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, वहाँ पे जो ज़मीन बंजर हो जाएंगी और कोई काम की नहीं रहेंगी, वहाँ पे डेजर्ट जैसा हो जाएगा। मेजर थ्रेट ऑफ इन्वायरमेंट। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लीड टू द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। तो जो हमारी डिमांड बढ़ रही है और ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से, तो हमने फॉरेस्ट को जो है डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है हमारे घर की ज़रूरत के लिए, और जो खेती की ज़मीन है उसको जो है हमारी ज़रूरत के लिए इनके लेना शुरू कर दिया है। आसपास में आप देख सकते हो जो पहले फॉरेस्ट लैंड हुआ करते, जो जहाँ पे पहले इनके फार्म हुआ करते थे, आज वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखेंगी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो दाताड़ा साइड में पहले वहाँ पे फार्म लैंड हुआ करते थे। जो यहाँ पे MIDC के पास में दाताड़ा है, वहाँ पे पहले फार्म हुआ करते थे, आज आप जाके देखोगे तो वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड रिसोर्स मस्ट बी चेक। तो अगर हमें इनको बचाना है, फॉरेस्ट को बचाना है और हमारी जो लैंड को बचाना है, तो प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन, जो रेट से हम डिग्रेडेशन कर रहे हैं उसे हमें चेक करना पड़ेगा और उसे रोकना पड़ेगा। अफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेट यूज ऑफ केमिकल पेस्ट एंड फर्टिलाइजर एंड चेक ओवरग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज फॉर कंजर्व लैंड।
तो ये कुछ मेथड है। अफॉरेस्टेशन, आपको जो है फॉरेस्ट लगाना पड़ेगा, पेड़ लगाना पड़ेगा, फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, उसको अफॉरेस्टेशन कहते हैं। रिक्लेमेशन, तो जो ज़मीन पूरी अभी जो है किसी काम की नहीं रही तो उसको फिर से आपको रिक्लेम करना पड़ेगा, वहाँ पे पेड़ पौधे उगाना पड़ेगा, उसको जो है और यूज़ में लाना पड़ेगा, रिक्लेम करना पड़ेगा। रेगुलेट यूज़ ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र। केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से जो है ज़मीन की फर्टिलिटी चली जाती है, तो हमें जो है केमिकल पेस्टिसाइड का और फर्टिलाइज़र का जो है एकदम कम मात्रा में रेगुलेट यूज़ करना पड़ेगा, चेक करके करना पड़ेगा कि ज़मीन को कितना चाहिए। चेकिंग ऑफ ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग जो है उसको चेक करना पड़ेगा। ओवरग्रेजिंग की वजह से क्या होता है, वहाँ की लैंड का जो है बाद में सॉइल इरोजन हो जाता है, उस पर चेक करना पड़ेगा। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड के बारे में देखते हैं। लैंडस्लाइड है सिंपली डिफाइंड एज अ मास मूवमेंट ऑफ रॉक। लैंडस्लाइड क्या है, एक मास मूवमेंट है, बहुत सारा जो है रॉक आता है, डेब्रिस आता है और डाउन अ स्लोप, तो नीचे आ जाता है। दे ऑफन टेक प्लेस इन द कंजक्शन विथ अर्थवेक, फ्लड एंड वॉल्केनो। कभी अगर समझिए हिमाचल साइड में अर्थवेक आ गया तो उसकी वजह से जो है पूरा लैंड शेक करेगा और उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है। कभी फ्लड, ज़्यादा पानी की वजह से भी लैंडस्लाइड हो जाता है। और वॉल्केनो जो है एकदम फास्ट मूवमेंट रहता है तो उसकी वजह से भी आजू बाजू के लैंड पे मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से भी जो है लैंडस्लाइड हो जाता है। अ प्रोलॉन्गर स्पेल ऑफ द रेनफॉल कैन कॉज हेवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। तो बहुत अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड होगा और रिवर का जो है प्रभाव को वो मिट्टी आके, पत्थर आके रोक देंगे, तो उसकी वजह से भी जो है लैंडस्लाइड हो जाएंगी। फिर वो जो पानी रुकेगा तो फिर वो आजू बाजू के एरिया को प्रभावित करेगा। एक यहाँ पे केस स्टडी है लैंडस्लाइड के बारे में और कैसे हम लैंडस्लाइड को मिटिगेट कर सकते हैं। तो पहला क्या है, हजार्ड मैपिंग, लोकेट एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड। पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा एरिया जो है प्रोन है, जहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है। हेंस सच एरिया कैन बी अवॉइडेड बाय बिल्डिंग सेटलमेंट, और वो एरिया पे जो है हम सेटलमेंट या बिल्डिंग बनाने से बच सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। तो ऐसा यहाँ पे देखिए, आप ये दिख रहा हूँ आपको फोटो में, रिटेंशन वॉल है, यहाँ पे लैंडस्लाइड भी होती है तो यहाँ से रुक जाएगा रिटेंशन वॉल, तो ऐसा कुछ बना सकते हैं। इंक्रीज द वेजिटेशन कवर इज एन इफेक्टिव वे फॉर अरेस्टिंग लैंडस्लाइड। अगर हम जो है पहाड़ों पे पेड़ उगा देते हैं तो पेड़ जो है सॉइल के मूवमेंट को स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, तो उससे जो है लैंडस्लाइड का होने का खतरा कम हो जाएगा। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क आर इम्प्लॉयड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद द रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। लैंडस्लाइड जो होती है पानी की वजह से भी, तो हमें सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल का पैटर्न बनाना पड़ेगा जिससे पानी को भी हम एक साइड से कर सकते हो, जिससे लैंडस्लाइड जो है वो ना हो। ये कुछ मेजर्स हैं। सॉइल, अ थीन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल क्या होता है, ग्रेनी सब्सटेंस होता है, एक छोटा सा सब्सटेंस जो अर्थ सरफेस को कवर करता है। इट इज क्लोजली लिंक टू द लैंड। लैंडफॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। तो कैसा लैंडफॉर्म है तो डिटरमाइन करेंगे कि सॉइल कैसी है। सॉइल इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर रॉक। तो बड़े जो रॉक रहते हैं उसको फिर वेदरिंग होकर उसको टूट टूट के जो छोटे छोटे पार्टिकल बनते हैं वो उसमें मिक्स होता है, उसमें मिनरल्स रहते हैं और ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर में क्या रहता है, सड़े हुए पत्ते, डेड एनिमल्स, ये होता है। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अगर ये प्रॉपर प्रपोर्शन में तीनों भी रहेगा तो सॉइल फर्टाइल रहेंगी, अगर इम्प्रॉपर प्रपोर्शन में रहेगा तो सॉइल फर्टाइल नहीं रहेंगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं सॉइल का पैटर्न कैसे रहेगा। सबसे पहला पेरेंट रॉक रहेगा, जो बड़ा सा एक पत्थर रहेगा, उसको फिर जो वेदर होगा, बड़े पत्थर के थोड़े छोटे टुकड़े होंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे वेदर रॉक। उससे फिर और बारीक बारीक जो है पत्थर के टुकड़े होंगे। सब सॉइल विथ सैंड, स्लिट एंड क्ले। तो आपका काम क्या है देखने का, सैंड, स्लिट और क्ले में डिफरेंस क्या है, तो ये आपको पता करना है। टॉप सॉइल में होता है ह्यूमस एंड वेजिटेशन। वेजिटेशन यानी ये दिख रहा है आपको वेजिटेशन। ह्यूमस जो होता है जिससे फर्टिलिटी मिलती है, तो वहाँ पे डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल रहते हैं ह्यूमस में। ह्यूमस इज मेड ऑफ डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन।
क्या क्या फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन में? द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है सॉइल फैक्टर में पेरेंट रॉक। तो जो पेरेंट रॉक जिससे सॉइल बनेगी तो उस पर डिपेंड करता है कि पेरेंट रॉक कैसा है, तो सॉइल उस जो है उस टाइप में सॉइल बनेगी। क्लाइमेट फैक्टर, क्लाइमेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम डेजर्ट एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पे जो है पानी कम होगा, तो उससे जो है उसकी वेदरिंग वगैरह कम होंगी। ये भी एक है। अदर फैक्टर आर द टोपोग्राफी, टोपोग्राफी कैसी है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल का रोल वहाँ पे कैसा है, एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर कोई मिट्टी को बराबर टाइम नहीं मिलता है तो जो मिट्टी है इमैच्योर रहेंगी, तो सॉइल वो प्रॉपर सॉइल नहीं बन पाएंगी। एलुवियल सॉइल जो है तो उसे जो है टाइम नहीं मिल पाता है, ब्लैक सॉइल को अच्छा टाइम मिलता है। देखिए यहाँ पे सॉइल पेरेंट रॉक जो है डिटरमाइन करता है कलर, टेक्सचर, टेक्सचर में कैसा है, तो ग्रेनी टेक्सचर रहेगा, कॉलमनल रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी रहेंगी पेरेंट रॉक डिसाइड करता है, मिनरल्स कौन से रहेंगे, कंटेंट क्या रहेगा, और परमेबिलिटी रहेगी कि पानी जो है सोख पाएगा कि नहीं पाएगा। अगर लाइमस्टोन जो है पेरेंट मटेरियल है तो अच्छा पानी सोख पाएगा, ग्रेनाइट है तो फिर उतना पानी नहीं सोख पाएगा। क्लाइमेट, तो क्लाइमेट में टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत बड़ा इनके जो है रोल प्ले करता है सॉइल फॉर्मेशन में। ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो वहाँ पे वेदरिंग ज़्यादा होंगी, रेनफॉल ज़्यादा रहेगा तो उसके ऊपर और वेदरिंग होगी, तो पानी की वजह से पानी अपना इन्फ्लुएंस करेगा, रेट ऑफ वेदरिंग बढ़ा देगा। और ह्यूमस भी जो है इंपॉर्टेंट, अगर ह्यूमस नहीं रहेगा तो सॉइल फर्टाइल नहीं रहेंगे। रिलीफ कैसा है, अल्टीट्यूड कैसा है, कितने हाइट पे है, और स्लोप कैसा है। जैसे हमने जेंटल स्लोप की बात की थी और एक स्टीप स्लोप की बात की थी, तो स्टीप स्लोप पे जो है उसको टाइम नहीं मिलेगा, जल्दी से जो भी है मिट्टी नीचे आ जाएगी। जेंटल स्लोप पे से टाइम मिलेगा तो आराम से जो है मिट्टी मैच्योर होंगी। फ्लोरा एंड फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। जो एरिया पे जो है फ्लोरा फौना नहीं है, जैसे जो है रेगिस्तान में झाड़ नहीं है और ज़्यादा पेड़ नहीं है, तो वहाँ पे ह्यूमस का रेट कम रहेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो ह्यूमस का रेट कम रहेगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है तो ये टूटी हुई जो पत्तियाँ है और जो ये कोई डेड एनिमल है तो उनको डिकम्पोज करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। टेम्परेचर का जैसा हम देखते हैं यहाँ पे, आप कोल्ड एरिया में जाओगे जैसा स्विट्जरलैंड वगैरह में जाओगे और जो है ऊपर में जाओगे पोलर रीजन में जाओगे, तो वहाँ पे जो है डिकम्पोजिशन होगा ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है और वहाँ पे जो है उस टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतना अच्छे से जो है इफेक्टिवली काम नहीं करते, तो वहाँ पे ह्यूमस कम रहेगा। टाइम डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, तो टाइम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सॉइल फॉर्मेशन में। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन, तो सॉइल का डिग्रेडेशन कैसे होता है और सॉइल को कैसे बचा सकते हैं। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू द सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल जो है पानी के साथ बह जाती है, हवा के साथ बैठ जाती है, सॉइल इरोजन और सॉइल की जो डिप्लीशन है तो ये मेजर थ्रेट है सॉइल के लिए। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, तो इसमें सिर्फ ह्यूमन नहीं है, नेचर भी जो है सॉइल डिग्रेडेशन में करता है। फैक्टर विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, अगर हम फॉरेस्ट काट देंगे, वहाँ से पेड़ चले जाएंगे तो जो है सॉइल का इरोजन हो जाएगा। ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा अगर वहाँ पे जानवरों ने अगर ग्रेजिंग कर ली है तो उससे जो है सॉइल का इरोजन हो सकता है। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड, ज़्यादा अगर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का हम उपयोग करते हैं तो सॉइल जो है फर्टाइल नहीं रहेंगी और बंजर हो जाएंगी। रेन वॉश, जब ज़ोर के पानी आता है तो एक जो मिट्टी की लेयर को लेके साथ में निकल जाता है, तो रेन वॉश की वजह से भी ये सॉइल का इरोजन होता है। लैंडस्लाइड एंड फ्लड, फ्लड में भी आप देख सकते हो कि पानी जो है पूरे ऊपर के जो सॉइल का लेयर है तो उसको लेके चले जाता है, तो ये है कुछ थ्रेड है। मल्चिंग, तो मल्चिंग क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा खेत में जो है खेत का जो बचा हुआ कचरा है तो उसको ज़मीन पे डाल देते हैं, उससे क्या रहता है जो ज़मीन का नीचे का जो है मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है और ऑर्गेनिक मैटर जो है
सॉइल मॉइस्चर, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, जैसे स्ट्रॉस वगैरह, गेहूँ की जहाँ पे खेती होगी, चावल की खेती होगी, जो स्ट्रॉ बचते हैं तो उसको जो है ज़मीन के ऊपर बिछा देते हैं, मल्चिंग। काउंटर बिल्डिंग, तो जहाँ पे जो है स्लोप्स रहते हैं, तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए एक पहाड़ है, ठीक है, तो यहाँ पे पानी आएगा तो पानी पूरा जो है नीचे नीचे आ जाएगा। तो इसको जो है रोकने के लिए यहाँ पे हम ऐसा काउंटर बना देंगे, काउंटर यानी एक दीवार जैसा बना देंगे, वॉल जैसा बना देंगे ऐसा, और इसके पास में है ट्रेंच बना देंगे। ट्रेंच यानी एक गड्ढा बना देंगे इसके जो बिल्कुल पास में, ये वॉल के बिल्कुल पास में गड्ढा बना देंगे। इससे क्या होगा, जब बारिश आएंगी तो बारिश का पानी यहाँ पे रुक जाएगा और ये गड्ढे में जाएगा, और वहाँ पे जो है ज़मीन के अंदर में मुड़ जाएगा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे जो है बारिश, और ये जो है वाटर रन ऑफ नहीं होगा। जो पहले पानी ऐसा आता था और नीचे जो है आसपास के एरिया को, नीचे के एरिया को भी इनके अफेक्ट करता था, वो नहीं होगा, वो रुक जाएगा। और यहाँ का जो सॉइल है, तो सॉइल भी जो है फ्लो नहीं होंगी, उससे बच जाएंगे, ठीक है। काउंटर बिल्डिंग। रॉक डैम क्या होते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे प्लेन जो मैदान रहते हैं, तो वहाँ पे जो है जैसे मान लीजिए एक ऐसा प्लेन मैदान है, तो यहाँ पे ज़मीन में थोड़ा सा ऐसा जो कर्व आते हैं, और जब बारिश आती है तो एक कर्व में से पानी निकल जाता है, ये कर्व में से जो है पानी यहाँ से ऐसा होते हुए निकल जाएगा, इसमें से आजू बाजू का पूरा पानी आता है, और फिर ये बाद में बढ़ते बढ़ते ये जो है गली बन जाएंगी। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे हम जो है एक रॉक की जो है डैम बना सकते हो, उसे रॉक डैम कहते हैं। अभी जो मराठवाड़ा में चल रहा है पानी फाउंडेशन का काम, तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ चल रहा है, काउंटर बिल्डिंग, रॉक डैम। तो यहाँ पे अगर हमने जो है डैम बना दिया तो यहाँ का पानी यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। पानी रुकने की वजह से जो है सॉइल इरोजन भी नहीं होगा और पानी भी वो काम में आ जाएगा। टेरेस फार्मिंग, तो टेरेस फार्मिंग क्या है, ये पहाड़ है, तो पहाड़ पे जो है एक टेरेस जैसा बना दिया है, यहाँ पे ऐसा एक बड़े बड़े स्टेप्स हैं, सीढ़ियों जैसा है, और यहाँ पे फार्मिंग हो रही है, यहाँ पे जो है फार्मिंग हो रही है, इसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। ऐसा एग्जांपल बताइए आप। ऐसा होता है टी प्लांटेशन में अक्सर जो है टेरेस फार्मिंग होती है। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग समझिए, आपने जो है चावल की धान जो है लगाई है, ये साइड भी चावल की धान है, ये साइड भी चावल की धान है, यहाँ पे जो है आपने बीच में कुछ दूसरा दाल वगैरह जो है यहाँ पे उगा दिया है, दाल उगा दी है इसे, यहाँ पे दाल है, यहाँ पे जो है चावल है, राइस की खेती है, तो इसे कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। दो क्रॉप के बीच में एक क्रॉप है तो इंटरक्रॉपिंग। तो इनका टाइम कैसा होता है, जब ये बड़ा होगा, इसको ये कटाई का टाइम आएगा तो जो ये है ये छोटा ही रहेगा, तो इसे कुछ ऐसा टाइम गैप देते हैं, क्योंकि जो है अगर इन दोनों का कटाई का टाइम आ जाएगा तो फार्मर को जो दिक्कत आ जाएगी कि किसकी कटाई करे, तो और फिर कटाई करने के बाद में इसे रखे कैसे, तो वो भी जब ये बड़ा होगा तो फिर ये छोटा रहेगा, फिर उसके कुछ टाइम के बाद में ये बड़ा होगा, या फिर ये कुछ जो है ये पहले जल्दी बड़ा हो जाएगा उसके बाद में ये बड़ा होगा, तो ये इंटरक्रॉपिंग का पैटर्न है। काउंटर प्लगिंग, जैसे हमने भी काउंटर का देखा था, तो यहाँ पे हिल पे ऐसा बना था, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे प्लगिंग ऐसे करें, अगर हल ऐसा जोतते हैं और ऐसे रो में हम गड्ढा करके यहाँ पे जो है पेड़ लगाते हैं, पेड़ ऐसे हमने लगाए हैं मान लीजिए इसके ऊपर, तो जब भी बारिश आएंगी तो बारिश का पानी जो है इसके साथ ऐसे आएगा और उतरेगा, तो फ्लो की स्पीड बढ़ जाएंगी। तो इसको रोकने के लिए जो हम करेंगे अभी, तो ये माउंटेन हो गया, ये काउंटर्स हो गए, तो प्लगिंग हम इस तरीके से करेंगे।
जब बारिश का पानी आएगा, बारिश का पानी जब आएगा तो ये इसको जो है नेचुरल एक बैरियर बन जाएगा। जो हमारे प्लगिंग करा हुआ जो गड्ढा है तो नेचुरल एक बैरियर बन जाएगा। शेल्टर बिल्ड इन अ कोस्टल एरिया एंड ड्राई रीजन, जहाँ पे कोस्टल एरिया और ड्राई रीजन है वहाँ पे हवा जो है बहुत तेज चलती है, तो उससे जो है सॉइल का इरोजन होता है, सॉइल को लेके चलती है। तो हम क्या करेंगे, कोस्टल एरिया में और जो ड्राई रीजन है उसके आसपास में जो है पेड़ लगा देंगे। मान लीजिए ये है ओशियन, ये ओशियन के पास में हमने लगा दिए पेड़, ये पेड़ लगा दिए हमने ओशियन के पास में, ये ओशियन है। तो इससे जब हवा ओशियन के पास से आएंगी तो सबसे पहले इन्हें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल जाएगा पेड़ों पे, और ये हवा स्लो हो जाएंगी, फिर बाद में मिट्टी का जो है उड़ा के नहीं ले जाएंगी। और ऐसे सेम होता है ड्राई रीजन में। ये एक एक्टिविटी है। आपको एक सेम ट्रे लेना है, सेम ट्रे में आपको मिट्टी डालना है और वहाँ पे एक सेम ट्रे में 6 छेद करना है। उसके बाद में एक जो ट्रे को मिट्टी डाल के वैसे रखना है, दूसरे ट्रे में आपको गेहूँ या चावल लगाना है। तो वहाँ पे जो है पेड़ थोड़ा सा जो है ऐसा बाहर निकलने लगेगा चावल और गेहूँ के दानों में से, तब आपको उसमें पानी डालना है और उसको ऐसा इंक्लाइड करना है और देखना है कि किस में जो है मडी पानी है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जहाँ पे पेड़ नहीं लगे हैं तो वहाँ से ज़्यादा मडी पानी लग रहा है, यानी सॉइल इरोजन यहाँ से ज़्यादा हो रहा है। वाटर का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।